हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल यादव। आज हम स्टार्ट करें क्लास 11th में आपकी यूनिट फर्स्ट है फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट। स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका फिजिकल वर्ल्ड। तो मैं फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात करना चाहूँ। देखो सिंपल में बात करूँ, जो भी नेचर है आपका, नेचर में जो कुछ आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट सब किससे गिवन है? फिजिक्स से गिवन है। सिंपल मैं एग्जाम्पल बात करता हूँ, आपने टीवी स्क्रीन देखी होगी, उसमें जो इमेज बनती है वो भी किससे बनती है? किसकी सहायता से? कौन से लॉ से? किसने बताया था? ये फिजिक्स ने बताया था। आपने कुछ और भी चीज़ देखते हो, सनलाइट के बारे में देखते हो, जिस भी चीज़ें जो भी आपके आसपास जो चीज़ हैपन हो रही है ऑलमोस्ट किसके द्वारा गिवन है? लॉज गिवन है। किसके द्वारा? फिजिक्स के द्वारा। तो सिंपल मुझे इससे पढ़ने से फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी मुझे। तो सिंपल बोलो फिजिक्स होती क्या है? देखो सिंपल में बोलो फिजिक्स के बारे में तो मैं बोल सकता हूँ फिजिक्स इज द बेसिक लॉज ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या बोलेंगे अपन? बेसिक लॉ है नेचर के। जितने जो भी नेचर आपका, नेचर में जितने बेसिक लॉ है ना उनके बारे में बात करते हैं तो किस में आता है? फिजिक्स में आता है। तो सिंपल डेफिनेशन की बात करूं मैं, क्या बोलेंगे? बेसिक लॉज ऑफ नेचर दैट गवर्न्स। सिंपल बोलता हूं मैं तो बेसिक लॉज दैट गवर्न्स बोल दें। बेसिक लॉज दैट गवर्न्स and control nature and natural phenomena। समझना एक बार, मैंने क्या कहा आपको? फिजिक्स की बात करता हूं तो नेचर में जितने भी लॉज, जो नेचर आपको देख रहे हो उसमें जितने लॉज गिवन है ये बेसिक लॉज ऑफ नेचर क्या बोलते हैं अपन? फिजिक्स बोलते हैं। सिंपल क्या लिखा है मैंने? बेसिक लॉज, वो बेसिक लॉ दैट गवर्न्स, जिनकी वजह से गवर्न करते हैं अपन या कंट्रोल करते हैं नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं आपके, जो भी आपका नेचर है किसकी वजह से है? वो फिजिक्स की वजह से है। देखो तो अगर मैं फिजिक्स को डीपली पढ़ना चाहे अपन तो उसमें करना क्या पड़ेगा हमको? मेन बेसिक दो प्रिंसिपल है। देखो फिजिक्स को पढ़ने के लिए मेन दो बेसिक प्रिंसिपल है फिजिक्स के। जितने भी अभी तक फिजिस्ट हुए हैं, जितने फिजिस्ट हुए हैं, इन दो बेसिक प्रिंसिपल हैं जिनको हमेशा ध्यान रखना है। उन बेसिक प्रिंसिपल की बात करता हूं तो एक आता है यूनिफिकेशन, एक रिडक्शनिज्म। देखो एक आपका यूनिफिकेशन, एक आपका रिडक्शनिज्म, दो लॉज आते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखो एक यूनिफिकेशन, रिडक्शनिज्म अगर मैं बात करता हूं, देखो मैं स्टार्टिंग से लिखता हूं ऊपर से, दो बेसिक लॉज है आपके। टू बेसिक प्रिंसिपल हैं आपके जिनके बारे में बताया मैंने कि यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। देखो तो मैं अगर यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ता हूं पहले, देखो अगर यूनिफिकेशन के बारे में पढ़े अपन तो सिंपल मैं आपको बोल लूं। देखो एप्पल का गिरना, एप्पल फॉलिंग, ध्यान देना, एप्पल का गिरना, मून का रिवॉल्व करना, द फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, रिवॉल्यूशन ऑफ मून। या सिंपल में बात करता हूं इसके अलावा, देखो एप्पल का गिरना हो गया, मून का रिवॉल्व करना हो गया, और इसके अलावा बात पेंडुलम। देखो सारे के सारे एप्पल का, देखो एप्पल कितनी छोटी चीज है एप्पल। मून रिवॉल्व, मून कितना बड़ा है ना, कितने बड़े की बात कर रहे हैं, मून रिवॉल्व कर रहा है, पेंडुलम। अगर सभी के बारे में बात, किस पर डिपेंड करता है? ये एक लॉ पे डिपेंड करते हैं। किस पे? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किस पर डिपेंड करते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सिंपल अगर बात करूं मैं, देखो यूनिफिकेशन क्या होगा? हर एक के बारे में अलग अलग लॉ ना पढ़ के, अलग अलग चीजें ना पढ़ के, अगर मैं एक चीज बता दूं जिससे अपन ऑलमोस्ट लॉज कवर कर सकते हैं, वो यूनिफिकेशन में आएगा। सिंपल मतलब देखना, एप्पल का गिरना, एप्पल कितनी छोटी चीज है ना, एप्पल, एप्पल फॉलिंग, मून रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं या पेंडुलम की बात कर रहे हैं अपन। जब इनकी बात कर रहे हैं देखो तो यूनिफिकेशन में क्या मतलब होगा इसका मतलब होगा, देखो तीनों चीजों के बारे में सिर्फ एक लॉ ने बता दिया। किसने? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने बता दिया।
जैसे अगर और में देखो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन दी थी मैक्सवेल ने, मैक्सवेल 4 इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आएगा, आपका आगे आएगा 4 इक्वेशन दी थी उन्होंने, कि किस किस के बारे में बताया था, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया था, या सिंपल ईएमआई बोल सकते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया था उन्होंने। देखो 4 लो दी थी, 4 इक्वेशन दी थी उन्होंने, बताया था उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया था उन्होंने। और अगर आगे बात करते हैं देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। मैक्सवेल की ओनली 4 इक्वेशन की वजह से फिजिक्स का इतना बड़ा पार्ट कवर हो गया था अपना। तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या होगा, मैक्सवेल ने सिर्फ 4 इक्वेशन दी थी, 4 इक्वेशन की वजह से फिजिक्स का इतना बड़ा पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑल दीज आर कवर्ड बाय मैक्सवेल 4 इक्वेशंस। यूनिफिकेशन का सिंपल मतलब ये होगा कि कुछ एक आध लो की वजह से, सिर्फ एक लो या 2 लो की वजह से क्या किया जाए, अपने मैक्सिमम जो लॉज ऑफ हैं वो कवर किए जाए। जैसे मैक्सवेल 4 इक्वेशन से उन्होंने 4 पार्ट कवर कर चुके हैं अपन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जैसे बहुत सारे, देखो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं, एप्पल का गिरना, मून का रिवॉल्व करना, ये सारे किससे कवर हो रहे हैं, आपके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कवर हो रहे हैं। या फिर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की और बात करता हूँ, देखता हूँ अगर मान लो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, देखो लेंज लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ते हैं, ये मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ते हैं अपन, है ना। और इसके अलावा बात करें बर्नौलीज प्रिंसिपल की बात करते हैं, ये सब किस पे बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। सिंपल मतलब है यूनिफिकेशन, मतलब अगर सिंपल यूनिफिकेशन को डिफाइन करो ना, यूनिफिकेशन को क्या बोल देंगे, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बोल सकते हैं। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मतलब हर किसी चीज की एक थ्योरी दे दी जाए। मैंने कहा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें मैंने बहुत सारे पार्ट कवर कर लिए। मैंने कहा मैक्सवेल 4 इक्वेशन, मैक्सिमम पार्ट ऑफ फिजिक्स कवर किया मैंने इसके अंदर। मैंने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंज लॉ हो गया, बर्नौलीज प्रिंसिपल हो गया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं इसको, किरचॉफ सेकंड लॉ, उनको कवर किया अपने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो सिर्फ यूनिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि कम से कम थ्योरीज देके ज्यादा से ज्यादा लॉ क्लियर किए जाएं। दैट थ्योरी इज नोन एज यूनिफिकेशन। आया समझ में? अब रिडक्शनिज्म की बात करता हूं। देखो मैं रिडक्शनिज्म, तो सिंपल क्या रिडक्शनिज्म क्या बोलोगे, सिंपल देखो रिडक्शनिज्म मतलब देखो नाम से रिडक्शनिज्म रिड्यूस करना। आपको मान लो देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम गिवन है आपको, जैसे मान लो सिंपल मैं आपको बोलता हूँ, एक एग्जांपल से बोलता हूँ कि मान लो आपने एक बुलेट फायर किया, वो जाके एक बॉक्स है, उस बॉक्स पे लगा, बॉक्स जाके आगे पेंडुलम पे लगा, जो पेंडुलम मूव करता है ऊपर जाके, ठीक है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सिंपल क्या बताया गया, रिडक्शनिज्म थ्योरी बताई गई है कि कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। भाई आपने स्टार्टिंग में बुलेट का मोमेंटम निकाला जाएगा, मोमेंटम निकालेंगे, फिर ब्लॉक का निकालेंगे, उसका जब पेंडुलम आएगा मूव कर रहा है, पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर ऊपर गया काइनेटिक एनर्जी आई, ऊपर जाके वापस पोटेंशियल एनर्जी आई। तो सब क्या है, मैंने पार्ट्स में तोड़ रखा है। तो पार्ट्स में तोड़ के जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी आपकी, सभी प्रॉब्लम्स को पार्ट्स में तोड़ के जिसको सोल्व करते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म। सिंपल डेफिनेशन बोलूं मैं तो ब्रेकिंग अप ऑफ बिगर प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड आफ्टर दैट सोल्व देम, दैट इज रिडक्शनिज्म। की जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है और सोल्व करना है, वो क्या होगा, आपका रिडक्शनिज्म होगा। आया समझ में? कोई डाउट? अब देखो अगर मैं आगे चलता हूं इसमें, तो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है स्कोप ऑफ फिजिक्स, की फिजिक्स के स्कोप क्या है। देखिए स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो मैं स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात करता हूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको बताया टॉपिक है जिसमें आपको बताया जाएगा फिजिक्स में, मेनली बात करता हूं स्कोप ऑफ फिजिक्स में, तो आपको सिलेबस बताया जाएगा कि फिजिक्स में पढ़ने क्या वाले हैं आप। 11th में क्या पढ़ेंगे,
12th में क्या पढ़ेंगे, कंबाइंड बता दिया जाता है कहाँ पे, स्कोप ऑफ फिजिक्स के में बता दिया जाता है। देखो तो स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात करता हूं मैं। देखो स्कोप ऑफ फिजिक्स है ना मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सिंपल बात समझो, स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात करता हूं मैं 2 पार्ट में डिवाइडेड है। बात करें एक माइक्रोस्कोपिक एक मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक दूसरे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। सिंपल देखो तो नाम से पता लग रहा है मैक्रोस्कोपिक मतलब वो फिजिक्स जो बड़ी बड़ी चीजों में डील करे। सनलाइट के बारे में बता रहा है, लाइट के बारे में बता रहा है, रिवोल्यूशन की मून रिवोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं, जो बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बताया गया है। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के बारे में बात करेंगे अपन। माइक्रोस्कोपिक जो छोटी छोटी चीजों के बारे में बताए, मतलब सिंपल बोलूं मैं, ये रिसेंट डिस्कवरीज आएंगी आपकी। सिंपल बोलते हैं रिसेंट डिस्कवरीज, जो फिलहाल डिस्कवरी हुई कहाँ हुई है, वो पहले डिस्कवरी हो चुकी, मून का रिवोल्यूशन बड़ी बड़ी डिस्कवरी हो चुकी। अभी डिस्कवरी किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, जो अभी रिसेंट डिस्कवरीज हुई हैं या होने वाली हैं आगे, वो सभी किसमें आएंगी, मैक्रोस्कोपिक के अंदर आएंगी। तो काफी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, काफी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है। देखो ये तो आपका सिंपल है, मैक्रोस्कोपिक बड़े बड़ी चीजों के बारे में डील कर रहा है अपना, ये छोटी छोटी चीजों के बारे में बता रहा है, तो काफी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड आएगा आपका ये। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। देखो अब मैक्रोस्कोपिक की बात करता हूं तो सिंपल देखो, अगर मैं बात करूं तो ये मैंने बताया जो पहले से ऑलरेडी डिस्कवर्ड है। मैक्रोस्कोपिक मतलब भाई मैंने क्या बताया, ये रिसेंट डिस्कवरीज कहाँ आ रही है, और मैं कह रहा हूँ ये आपकी ऑलरेडी डिस्कवर्ड है। सिंपल मतलब ये पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, और ये नए टाइम की बात, जो नई जितनी डिस्कवरीज हो रही है इसके अंदर आएंगी, और जो डिस्कवरी हो चुकी है वो किस में आएंगे, आपकी मैक्रोस्कोपिक में आएंगे। सिंपल अगर मैं बोलूँ, देखा होगा आपने क्लासिक सॉन्ग सुने, क्लासिक सॉन्ग्स में क्या आते हैं आपके, ओल्ड सॉन्ग्स आते हैं आपके ना, पुराने सॉन्ग्स आते हैं, तो ये होता है आपका क्लासिक। तो इसको माइक्रोस्कोपिक के अलावा क्लासिक फिजिक्स भी बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ओल्ड डिस्कवरीज की बात की गई है। क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। देखो मैक्रोस्कोपिक जिसको अपन क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स। अब देखो क्वांटम फिजिक्स से सिंपल, अब क्वांटम फिजिक्स में किसके बारे में बात की जा रही है, अभी जो चल रहा है, जो मॉडर्न टाइम में चल रहा है उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसको मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, इसको मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं। आया समझ। देखो मैक्रोस्कोपिक वो होगा जो ओल्ड डिस्कवरीज हो चुकी हैं, माइक्रोस्कोपिक वो होगा जिसमें फिलहाल डिस्कवरी चल रही है, अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुए हैं, जो जिसको क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। मॉडर्न की बात कर रही है तो मॉडर्न फिजिक्स भी इसको बोलते हैं। इसको देखो मैक्रोस्कोपिक को या क्लासिकल फिजिक्स को बोलते हैं। देखो अब सबसे पहले फिजिक्स का स्कोप की बात की मैंने, डिवाइड किया 2 पार्ट में। ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक को अलग अलग किया गया। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन माइंड में आएगा आपके कि सर जरूरत क्या पड़ी माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक को डिवाइड करने की। तो सिंपल अगर बोलूं, देखो मैं कुछ लॉज ऐसे थे जो मैक्रोस्कोपिक के लॉज थे जो माइक्रोस्कोपिक में सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, कुछ लॉज माइक्रोस्कोपिक के थे जो मैक्रोस्कोपिक में क्या नहीं कर रहे थे, सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इनका डिवाइडेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आया समझ में। अब माइक्रोस्कोपिक की बात करता हूं मैं, तो इसमें भी आपके 4 पार्ट मिलेंगे। देखो आपके आगे फर्दर डिवाइड करते हैं तो 4 पार्ट्स में डिवाइड। देखो ये माइक्रोस्कोपिक की बात करता हूं अगर मैं, ये भी कितने पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में डिवाइड होगा। देखो सिंपल बात करूं, अगर डिवाइडेशन की बात करता हूं मैं, देखो इसमें पहले किसमें आएगा, मैकेनिक्स। किसकी बात करें अपन, पहले मैकेनिक्स की बात करेंगे, फिर थर्मोडायनामिक्स, किसकी बात करें अपन, थर्मोडायनामिक्स की बात करें अपन। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं थर्मोडायनामिक्स के बाद में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करता हूं मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और एक लास्ट आता है ऑप्टिक्स। माइक्रोस्कोपिक या क्लासिकल फिजिक्स को अगर फर्दर डिवाइड करते हैं तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। देखो अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो ये दोनों आपके 12th के टॉपिक हैं, ये दोनों अपने 11th में पढ़ने वाले हैं। और मॉडर्न फिजिक्स की बात करता हूं, ये कौन सा टॉपिक है, 12th का टॉपिक आपका। मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स अभी 11th में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसमें चार्जेस के बारे में बताया जाएगा,
ऑप्टिक्स, इसमें मिरर के बारे में, लेंसेज के बारे में नहीं बताया जाएगा। ये आपका कौन सी क्लास में आएगा? यहाँ पे 12th क्लास का टॉपिक है और ये आपका 12th क्लास का है। सिर्फ दो टॉपिक आते हैं किसके? मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। किसी टॉपिक मिलेंगे आपके 11th क्लास के टॉपिक मिलेंगे। देखो इसमें पढ़ना क्या क्या है। अगर मैं बात करूँ मैकेनिक्स की बात करता हूँ, देखो मैकेनिक्स में पढ़ना क्या क्या है। अगर बात करो मैकेनिक्स की, सबसे पहले मैं बोलूँ कार मूविंग। कार मूविंग का सिंपल मतलब क्या बोलता हूँ? कार कैसे मूव कर रही है। सिंपल क्या बोलेंगे? कार चल रही है, कैसे चल रही है, सीधे रास्ते पे कैसे चलती है, और तिरछा रास्ता होगा उस पर कैसे चलेगी। सिंपल उसके बारे में अगर पढ़ेंगे अपन तो किसे पढ़ेंगे? कार मूविंग में इसके बारे में। फ्रिक्शन पे कैसे चलती है ना, फ्रिक्शन की बात करें अपन तो अगला आपका आएगा फ्रिक्शन। जानते फ्रिक्शन जो हमेशा अपोज करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन का, जो मोशन होगा आपका, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन को उसका अपोज करेगा क्या? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में अपन पढ़ेंगे। रॉकेट के बारे में पढ़ेंगे, रॉकेट कैसे, रॉकेट के बारे में पढ़ेंगे। प्रपल्सन, रॉकेट प्रपल्सन, टेक ऑफ करता है रॉकेट स्टार्टिंग में, तो ऐसा क्या चीज आती है, किसकी वजह से रॉकेट प्रपल्सन करता है, ये सब मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हैं अपन। इसके बाद बात करूं बेंडिंग ऑफ, अगर मैं बात करता हूं तो इसमें बेंडिंग बोल सकते हैं, व्हील रोटेशन बोलते हैं, व्हील का रोटेशन, व्हील कैसे रोटेट कर रहे हैं, सिंपल। और साउंड वेव्स की बात कर सकते हैं अपन इसमें, साउंड वेव्स की बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करना चाहूं मैं, देखो फ्लोटेशन भी एक आता है, फ्लोटेशन, कोई चीज फ्लोट कर रही है, कैसे कर रही है, किस वजह से कर रही है, ये सब किसमें पढ़ने वाले अपन? मैकेनिक्स में सब चीजें पढ़ने वाले हैं अपन। आगे जब चलेंगे अपन तो पढ़ने वाले हैं। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूँ, 11th क्लास में कुछ स्मॉल पार्ट है, मतलब मैकेनिक्स से कुछ छोटा पार्ट आपका आता है, थर्मोडायनेमिक्स आता है, कुछ स्मॉल पार्ट है, ज्यादा नहीं, कुछ स्मॉल पार्ट है। तो इसमें अपन देखो लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से लॉज हैं जिन पे थर्मोडायनेमिक्स डिपेंड करता है। हीट के बारे में पढ़ेंगे अपन, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे अपन, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे अपन, हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे अपन। ये सब किसमें पढ़ेंगे अपन? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। लॉज के बारे में, हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, हीट इंजन के बारे में, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो जैसे और मैं बात करूं तो रेफ्रिजरेटर जैसे बात करता हूं, कूलिंग के बारे में है ना, तो रेफ्रिजरेटर के बारे में, स्पॉन्टेनियस के बारे में, मतलब कोई चीज हो रही है तो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, सब के बारे में किस पढ़ेंगे अपन? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मैंने कार कैसे मूव कर रही है, सीधे रास्ते पे कैसे चलती है, अगर रास्ता ऊपर नीचे रास्ता है तो उस पर कैसे चलती है, सिंपल। फ्रिक्शन के बारे में, रॉकेट प्रपल्सन के बारे में, रॉकेट कैसे टेक ऑफ करता है उसके बारे में, व्हील रोटेशन के बारे में, साउंड वेव्स के बारे में, फ्लोटिंग के बारे में, देखो इनके बारे में पढ़ते हैं अपन, सिंपल। अब बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं, चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज है क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस के बारे में जो भी आपके लॉज आएंगे जिसमें आएंगे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अपन पढ़ने वाले हैं। चार्जेस के बारे में हो गया, फील्ड के बारे में हो गया, करंट के बारे में हो गया, फील्ड हो गया, करंट हो गया, जनरेटर्स के बारे में बात कर सकते हैं अपन इसमें, एसी करंट, डीसी करंट के बारे में बात कर सकते हैं इसमें अपन। ठीक है, ये सब आपका किसमें आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आने वाला है। मैग्नेट्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, है ना, ये सब चाहे तो देखो मैग्नेट्स आ गया आपका, मैग्नेट्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, ये सब किसमें पढ़ने वाले हैं अपन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ने वाले हैं। देखो अगर ऑप्टिक्स की बात करता हूं मैं, ऑप्टिक्स में सबसे पहले लाइट के बारे में, उसका वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। वेव नेचर आएगा, पार्टिकल नेचर आएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे अपन, मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे अपन, मिरर्स जो होते हैं आपके ना, तो मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ये सब किसमें पढ़ने वाले हैं अपन? ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं। आया समझ में? एक्स रेज हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, एक्स रेज के बारे में, सेमीकंडक्टर्स के बारे में, सब किसे पढ़ने वाले? लाइट वाले चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका डिवाइडेशन है फिजिक्स का। फिजिक्स में मेन दो स्कोप होते हैं, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, जिसमें अपन मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स से पढ़ने वाले हैं। मेन अब 11th में दो पार्ट कवर करेंगे अपन, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। अगर वैसे आप देखते हैं तो दुनिया भर की जितनी भी फिजिक्स है ना, आपकी 11th और 12th में कवर अप होती है सारी, ऑलमोस्ट जितनी फिजिक्स है अपन कवर करते हैं किसके अंदर? 11th और 12th के अंदर, बट ऊपर से, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं, हम 11th क्लास में मैकेनिक्स में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, डायनामिक्स में वैसे है तो इसमें बहुत कुछ, लेकिन मैं अभी फिलहाल रिवीजन बता रहा हूँ कि आपको ये चीजें पढ़ने वाले हैं,
कि ओवरऑल अपनी ये चीजें पढ़ने वाले हैं आगे जाके, ठीक है। आया समझ में इतना? ये आपका था स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब आगे अगर बात करता हूं मैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका वो है रिलेशन के बारे में, कि टेक्नोलॉजी की बात करूं मैं, फिजिक्स की बात करूं मैं। देखो टेक्नोलॉजी, फिजिक्स और सोसाइटी, इनमें आपस में क्या रिलेशन है? टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड सोसाइटी आपस में इंटरलिंक है। कैसे इंटरलिंक है? देखिए मैंने कहा फिजिक्स, या सिंपल डेफिनेशन बनाऊं मैं, हेडिंग डालूं तो रिलेशनशिप, या रिलेशन सिंपल है ना, बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। यहां से देखो ये क्या रिलेशन क्या है आपका, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से रिलेशन क्या है, सोसाइटी से रिलेशन क्या है आपस में, इनका आपस में रिलेशन क्या है? देखो तो सिंपल मैं एक बात बोलना चाहूंगा यहां से, मैं बोल सकता हूं फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी ये डिपेंड करते हैं सोसाइटी, ठीक है। फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी किस पे डिपेंड करती है? सोसाइटी पे। और सिंपल में बात करूं, देखो अगर फिजिक्स और टेक्नोलॉजी को मिला दी जाए तो सोसाइटी की बात करते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल बोलूं, स्टार्टिंग अपने हीट इंजन आए थे, हीट इंजन आए थे, हुआ क्या? हीट इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, देखो एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ा? टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट चाहिए था भाई। जब हीट इंजन आए, एफिशिएंसी इंक्रीज करनी थी मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी नीड्स इंप्रूवमेंट। आया समझ? तो क्या हुआ देखो, जब हीट इंजन आया, एफिशिएंसी हुई, तो एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए टेक्नोलॉजी नीड्स इंप्रूवमेंट, ठीक है। अब देखो हीट इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ी। इसके लिए न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स आई अपनी, न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स आई, जिसको बोला गया थर्मोडायनामिक्स। क्या बोला गया? थर्मोडायनामिक्स, जिसने किसके बारे में बताया था? हीट इंजन के बारे में। सिंपल मतलब ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं या फिर फिजिक्स की बात कर रहे हैं, आपस में इंटरलिंक है। देखो जब आपने इंप्रूवमेंट किया टेक्नोलॉजी में, इंप्रूवमेंट करना चाहा, तो एक न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स आई थर्मोडायनामिक्स, जिसने हीट इंजन को डिस्कवर किया अच्छे से, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा लेके चलो, मान लो कि स्टार्टिंग की बात करता हूं मैं, तो जैसे मैं बात करता हूं सेमीकंडक्टर्स की बात करूं, सेमीकंडक्टर स्टार्टिंग में सेमीकंडक्टर फिजिक्स की डिस्कवरी की बात करते पहले, जो स्टार्टिंग में सेमीकंडक्टर्स आए, जब मैं सेमीकंडक्टर्स की बात की मैंने स्टार्टिंग में, तो क्या हुआ देखो, सिलिकॉन चिप बनी, फिजिक्स की डिस्कवरी थी, सेमीकंडक्टर्स स्टार्टिंग में डिस्कवर किए गए, तो सिलिकॉन चिप बनी। अब सिलिकॉन चिप बनने की वजह से सेमीकंडक्टर की बने टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ चेंज आया, जैसे कि इन सभी की वजह से आपके लैपटॉप हो गए, एलईडी टीवी हो गया, आपका मोबाइल फोन्स हो गए, एलईडी टीवी हो गया, इन सब की डिस्कवरी कब? जब सिलिकॉन चिप आने लगी उसके बाद में। देखो एलईडी टीवी, लाइट एमिटिंग डायोड, और सिलिकॉन चिप किसकी वजह से डिस्कवर हुई थी? डायोड की वजह से डिस्कवर हुई थी, मतलब सिंपल डायोड के लिए डिस्कवर की गई थी, ठीक है। तो सिलिकॉन चिप डिस्कवर हुई, तो उसके बाद में लैपटॉप, मोबाइल, एलईडी टीवी, ये बहुत कुछ चीजें थी जो बाद में डिस्कवर हुई। जैसे कि एग्जांपल देखो, तो सिंपल मतलब देखो, जब मुझे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट किया मैंने, तो फिजिक्स की न्यू ब्रांच आई थर्मोडायनामिक्स। जब मैंने फिजिक्स में इंप्रूवमेंट किया, टेक्नोलॉजी नहीं आई आपकी, आपस में इंटरलिंक हुए। एक सिंपल में एक बात और बोलता हूं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करूं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं। देखो जब स्टार्टिंग में अपन ने फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कवर किया अपन ने, तो क्या हुआ देखो, जैसे डिस्कवर हुई, तो डिस्कवर होने के तुरंत बाद कम्युनिकेशन सिस्टम है अपना,
कम्युनिकेशन सिस्टम है, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। मोबाइल फोन से आप बात करते हैं यहाँ से कहीं, यहाँ बैठ बैठे कहीं बात करते हैं, सिर्फ किसकी वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से है। आपने फोन मिलाया, वो वेव्स के थ्रू जाते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जाता है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे डिपेंड कर रहा है पूरा कम्युनिकेशन। तो सिंपल मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, इन दोनों में इंप्रूवमेंट आएगा, सोसाइटी में इंप्रूवमेंट आएगा। सिंपल, इन दोनों पे डिपेंड क्या करती है? सोसाइटी। अगर मैं सोसाइटी में इंप्रूवमेंट चाहता हूं तो यू शुड इंप्रूव इन फिजिक्स, यू शुड इंप्रूव इन टेक्नोलॉजी। अगर दोनों में इंप्रूवमेंट हो रहा है तो सोसाइटी में ऑफ कोर्स क्या आएगा? आपका इंप्रूवमेंट आएगा। एग्जांपल मैंने दिए, स्टीम इंजन इंप्रूव करना था, किसकी डिमांड थी? वो सोसाइटी की डिमांड थी भाई। स्टीम इंजन को इंप्रूव करना था आपको, जो स्टीम इंजन था उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी थी, डिमांड किसकी थी? आपकी डिमांड थी टेक्नोलॉजी की, इसकी सोसाइटी की। सोसाइटी की वजह से क्या किया? टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट किया, जिसकी वजह से न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स आई, जिसको मैंने थर्मोडायनामिक्स बोला मैंने। ठीक है, सेमीकंडक्टर वाला बताया मैंने, जब फिजिक्स में डिस्कवरी हुई उसकी वजह से टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, मोबाइल फोन, सैटेलाइट, टीवी, ये सब किसकी वजह से आए? सारे सिलिकॉन चिप की वजह से आए, जो डायोड बोलते हैं उनकी वजह से आए अपन। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी हुई, उसके बाद में क्या बताया आपने? कम्युनिकेशन सिस्टम की, कम्युनिकेशन सिस्टम आया आपका। समझ में आया? तो सिंपल बोल सकते हैं, देखो यहाँ से अगर बोलूं मैं, सिंपल एक चीज बोल सकता हूं मैं कि आपस में इंटरलिंक है। चाहे मैं फिजिक्स की बात करूं टेक्नोलॉजी से, चाहे मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं फिजिक्स से, आपस में क्या है? ये इंटरलिंक है, चारों के चारों। कोई डाउट? अब एक लास्ट टॉपिक चलता है अपना, फंडामेंटल लॉज होते हैं, 4 लॉज ऑफ फंडामेंटल लॉज है 4। देखो सिंपल, 4 फंडामेंटल लॉज आपके। देखो अगर 4 फंडामेंटल लॉज की बात करता हूं, जो भी फिजिक्स आएगी आपकी, वैसे अगर आप 11 12 की बात करें, पूरी फिजिक्स में बहुत सारे पढ़ने वाले लॉज, मे बी 150 मोर देन 200 आप लॉज पढ़ने वाले हैं, बट चारों के चारे लॉज जो आपके जितने भी लॉज आएंगे ना, सब टोटली डिपेंड किस पे करेंगे? आपके 4 फंडामेंटल लॉज पे डिपेंड करेंगे अपन। बात करते 4 लॉज की बात करता हूं, देखो मैं, जिसमें क्या करेंगे? सब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सिंपल ग्रेविटेशन बोल दूंगा, है ना? क्या आएगा सर? पहला लॉ बोल क्या होता है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एट लास्ट आपका आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए, तो ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, 4 फोर्स है, 4 फंडामेंटल लॉज है आपके। इन चारों लॉज पे फिजिक्स डिपेंड करती है। देखो मेन आपकी ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इन तीनों पे डिपेंड करती है। ये आपका फोर्थ इस पे डिपेंड करती है, बट बहुत कम, रेयरली डिपेंड करती है आपकी। देखो अगर ग्रेविटेशन की बात करता हूं, आप जानते हैं जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स की बात करता हूं मैं, अगर यूनिवर्स में जितने पार्टिकल्स दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर मैं 2 पार्टिकल की बात करता हूं तो ये पार्टिकल अपने इधर अट्रैक्ट करेगा और ये पार्टिकल आपस में क्या कर रहे हैं? अट्रैक्शन कर रहे हैं, आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो किस वजह से है? वो ग्रेविटेशन की वजह से। सिंपल बात करूं, अगर मान लो मैं इसके अंदर में बोलता हूं ये लॉन्ग, भाई अगर मैं बात करूं, देखो ग्रेविटेशन की बात करता हूं तो ग्रेविटेशन शॉर्ट रेंज थोड़ा ना, लॉन्ग रेंज फोर्स है ये। क्या आपका? लॉन्ग रेंज फोर्स है। मतलब अगर डिस्टेंस की बात करते हो तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लगता है। वो बात लगा बोलो से मून में जाओगे, आप कहीं और जाओगे, मास अगर इंक्रीज होगा दैट वेरीज। अदरवाइज सिंपल बात करूंगा मैं तो लॉन्ग रेंज फोर्स है आपका। सन से आप अर्थ का देख लो, अपन है ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो हर एक जगह, जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी चीजें, हर जगह होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। सिंपल है ना? क्या आपकी लॉन्ग रेंज फोर्स है ये, मतलब सिंपल बोले अपन तो लॉन्ग रेंज है, इसकी रेंज बहुत लंबी है फोर्स की, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक कर सकते हैं अपन इसको ना। ठीक है, और अगर बात करूं मैं इसके अलावा बात करता हूं तो ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। वीकेस्ट फोर्स, सबसे ज्यादा अगर वीक फोर्स है तो कौन सा है आपका? ग्रेविटेशन फोर्स ऐसा है जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है। आया समझ में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करता हूं, देखो मैं सिंपल, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करो, इसमें सेम क्या आएगा आपका? अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करो, 2 चार्जेस के बारे में बात करेगा ये भाई। 2 किसके बारे में बात करेगा? चार्जेस के बारे में बात करेगा। और चार्जेस पता है आपको, अगर दोनों सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी क्या करेंगे? आपकी रिपेल करेंगे।
और अगर अपोजिट है तो क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। सेम ही है, दो बॉडीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स की आ गए, चार्ज पार्टिकल्स अपोजिट हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, सेम है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये आया समझ में? देखो अब सेम सब कुछ हो ही आएगा। ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, क्या कहे, लॉन्ग रेंज फोर्स। अब डिस्टेंस की बात करता हूं तो इसकी डिस्टेंस भी क्या आती है, इनफाइनाइट आती है। अगर मैंने बताया वीकेस्ट फोर्स है, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करता हूं तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। मैं ये नहीं कह रहा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, मैं कह रहा हूं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ये क्या बोल रहा हूं मैं, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ही आपका है ना, ये वन ऑफ द। इसके बाद इसका नंबर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। अब देखो अगर ग्रेविटेशन की बात करूं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दोनों की अगर बात करता हूं, कंबाइंड बात करता हूं मैं, तो मैं ये कह सकता हूं दोनों में मीडियम की जरूरत नहीं है। मतलब इनको ट्रेवल करना है, जरूरी नहीं है मीडियम है हो या ना हो, ये ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट मीडियम भी और विद इन मीडियम भी। मतलब मीडियम होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीडियम नहीं होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी ट्रेवल कर सकते हैं। आया समझ में? मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, अब नाम से नाम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर मतलब किसकी बात कर रहा है, पूरा एक न्यूक्लियस की बात करेगा। किसकी बात करेगा, ये न्यूक्लियस की बात करेगा। अब आप जानते थे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आपका ये आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो अगर मैं न्यूक्लियस की बात करता हूं तो प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये आपका है, प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। सिंपल में बोलूं तो प्रोटॉन्स भी पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर मैं इनसे लेके चलूं, मैं यहां से देखो न्यूक्लियस एक छोटा सा होता है, न्यूक्लियस एटम से बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस, है ना, जिसकी साइज रदरफोर्ड ने बताया 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 हो सकती है। केमिस्ट्री में जो रदरफोर्ड है उन्होंने बताया था इसकी साइज 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 हो सकती है मीटर, इतनी मीटर हो सकती है। कितना छोटा मिलेगा आपका, 10⁻⁻15 बहुत छोटा आपका है ना, इतना छोटा है। अब देखो अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन है तो ध्यान देना, इस प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो रिपेल करने चाहिए आपस में। भाई मैं साइज इतना मैं बता रहा हूं 10 की पावर, इसका साइज है ना, साइज 10⁻⁵ मीटर बताया मैंने, किसका, न्यूक्लियस का बताया मैंने साइज। वही न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, बाहर तो लगता नहीं है। तो 10⁻⁻ कितना छोटा मिलेगा देखो। और जब दो प्रोटॉन आ रहे हैं तो रिपेल करने चाहिए आपस में, मतलब साइज फट के बाहर आना चाहिए, लेकिन साइज तो उतना ही है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। कौन सा लगता है इसमें, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या करता है, जैसे इसमें क्या आता है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी है सभी को इक्वली ट्रीट करता है ये। मतलब अगर प्रोटॉन प्रोटॉन है तो उनके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है उनके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और अगर मान लो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनके बीच में भी क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि जो रिपल्सिव फोर्स होता है ना आपका प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, इसको कहीं ओवरकम कर देता है ये। सिंपल मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होगा जो इसको कंबाइंड फॉर्म में बांध के रखेगा, और ये सभी के लिए इक्वल होता है। अगर मैं प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करता हूं उस पर भी इक्वल लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करूंगा मैं उस पर भी इक्वल लगेगा, और अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करता हूं मैं उस पर भी क्या लगेगा, ये इक्वल लगेगा। सिंपल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से न्यूक्लियस के अंदर जो भी एलिमेंट्स, इसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं सभी को, न्यूक्लियॉन्स। जो भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं सब टोटली जो न्यूक्लियॉन्स होंगे वो न्यूक्लियॉन्स आपस में बाउंड रहते हैं। उसके लिए एक फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, जिसका नाम दिया जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या दिया जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ना, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं उसको, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग की बात करता हूं मैं तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आपका कौन सा है, आपका है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। आया समझ में? देखो मैंने बताया इसका साइज किस पे डिपेंड, 10⁻⁻15 पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसमें बोलूं कि मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, मतलब प्रोटॉन यहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन, आपको पढ़ रखा होगा आपने, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इसके,
अगर मैं बोलूं कि आपको कि बताइए क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, तो क्या बोलोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ किसमें लग रहा है? आपका न्यूक्लियस के अंदर लगता है, बाहर नहीं लगता। आया समझ में? तो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस आपका ये इसके अंदर, अब इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ मिलेगा, प्रोटॉन आपका यहाँ मिलेगा, तो मतलब नहीं लगने का। क्योंकि सबसे अच्छा रेंज की बात करो तो स्मॉलेस्ट रेंज होती है ना। अगर रेंज की बात करता हूं मैं इसकी, तो ये स्मॉल रेंज होता है। क्या होता है आपका? स्मॉल रेंज। क्यों? क्योंकि 10⁻15 मीटर तक ही लगता है, उसके बाद में ये नहीं लगता है कि न्यूक्लियस का साइज खत्म तो फोर्स भी क्या होता है आपका खत्म हो जाता है। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई डाउट हो बताइए, कर सकते हैं। अभी लास्ट फोर्स आता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या था आपका? वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं तो ये मैं बोल सकता हूं ये सबसे ज्यादा वीक फोर्स है। क्या ये सबसे ज्यादा वीक फोर्स? सबसे ज्यादा वीक फोर्स जो इन चारों नहीं वीक फोर्स है, बट इससे ज्यादा मिलेगा आपका। सबसे बोलूं मैं, देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इससे थोड़ा कम मिलेगा, इन दोनों ज्यादा मिलेगा। अब इन दोनों कंपैरिजन बात करो तो वीक फोर्स है, ये वीकेस्ट फोर्स है। मतलब ये अगर इन दोनों कंपेयर करो तो ये सबसे ज्यादा वीक ये फोर्स आपका, मतलब इससे कुछ सही वीक है, इससे वीक नहीं है। आया समझ में? सबसे ज्यादा वीक फोर्स ये है, उसके बाद में वीक फोर्स आपका आएगा न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आएगा, फिर क्या आएगा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं अपन। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो ये आपका है वीक फोर्स की बात कर रहे हैं अपन। देखो तो इसमें वीक फोर्स की बात कर रहे हैं, रेंज की बात क्या है आपका? शॉर्ट रेंज की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे? शॉर्ट रेंज। ये रेंज आपकी क्या होती है? शॉर्ट रेंज में काम करता है ये। अच्छा लगता कहां पे है ये? जो रेडियो एक्टिव एमिशंस होता है ना, आप आगे पढ़ेंगे, अभी आपके काम का नहीं है, आप आगे पढ़ेंगे अपन। जो रेडियो एक्टिव एमिशंस होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन के बारे में, उनकी डिस्कवरी, एटम्स के बारे में, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। इसमें रेडियो एक्टिव एमिशंस के बारे में, रेडियो एक्टिव एमिशंस होते हैं तब जाके पढ़ने वाले हैं अपन। ये ध्यान रखना, शॉर्ट रेंज फोर्स है, वीक फोर्स है, और रेडियो एक्टिव एमिशंस में यूज में आता है ये, सिर्फ अपने को ध्यान ही रखना है। ठीक है? अब देखो अगर चारों कंपेयर करता हूं मैं बोला कि सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और सबसे लास्ट में क्या आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। तो अगर मैं चारों को कंपेयर करूंगी, पता है कितना, अगर मैं कंपेयर करता हूं फंडामेंटली स्पेलिंग देखना पड़ेगा एक बार, जब आएगा फंडामेंटल होता है ना। अगर मैं चारों को कंपेयर करूं, देखो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग क्या बताया मैंने? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बताया मैंने, रफ करते हैं यहां से। तो सबसे पहले बताया मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करता हूं, उसके बाद बात करता हूं मैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करता हूं मैं, और सबसे लास्ट में क्या आएगा आपको? ग्रेविटेशन। देखिए तो करेंगे क्या? देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे थोड़ा वीक मिलेगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स इससे थोड़ा वीक मिलेगा, और ग्रेविटेशन का मिलेगा सबसे ज्यादा वीक मिलेगा आपका। आया समझ में? देखो अब मान लो मैं बोलता हूं ये 1 है, लेट अस सपोज जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना वो 1 है आपका, तो ये इसके 100 टाइम्स कम है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है आपका, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से 100 टाइम्स कम है, मतलब 10⁻²। 100 टाइम्स कम यही तो आएगा किसका? 100 टाइम्स कम है, मतलब 1/100, 10⁻²। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में और वीक न्यूक्लियर फोर्स में, तो ये कितना कम है? 10⁻13 टाइम्स ये कम है। अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करता हूं मैं, 10⁻13 आएगा, हाँ 10⁻13 कम है ये। और अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करता हूं तो आपका 10⁻38 टाइम्स कम है। सिंपल अगर बोलूं मैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इससे 100 टाइम्स क्या कम है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कम है, इससे 10⁻13 टाइम्स वीक न्यूक्लियर फोर्स कम है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ग्रेविटेशन की बात करता हूं मैं, 10⁻38 टाइम्स क्या है ये कम है आपका। आया समझ में? तो आपका चैप्टर नंबर 1 बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था,
यहाँ से आपके 11th में या 12th में कहीं IIT में, NIT में कहीं भी आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले। मतलब अगर आप एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट थोड़ा बेसिक था, पढ़ना जरूरी है, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा पढ़ना। थैंक यू।